एक आदमी जिसके घर में प्राइवेट जेट था, जिसकी बर्थडे पार्टीज में बॉलीवुड स्टार्स आते थे, जिसके पास F1 और IPL टीम और पूरी एक एयरलाइन थी। एकदम अमीरों वाली लाइफ। लेकिन उसने 6000 एम्प्लॉयज की 7 महीने तक सैलरी नहीं दी थी और उस पर था 9000 करोड़ का लोन। तो मैं बात कर रहा हूँ मशहूर बिजनेसमैन और फेमस बियर कंपनी किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की। कैसे विजय माल्या ने अपनी फादर की कंपनी को बहुत बड़ा बनाया और फिर उसको डुबो भी दिया। आखिर कैसे वो यूके भाग गया और क्या वो कभी वापस भी आएगा? तो अब जानते हैं विजय माल्या के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है 15 मार्च 1915 की। थॉमस लीशमैन नाम का आदमी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप यूबी ग्रुप्स को इस्टेब्लिश करता है। ये कंपनी ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए बियर सप्लाई करती थी। फिर इस कहानी में आता है विट्ठल माल्या। विट्ठल माल्या एक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का था। जब वो सिर्फ 22 साल का था तो वो यूबी ग्रुप्स के शेयर्स बाय करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो यूबी ग्रुप्स के मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। 1947 इंडिया की आज़ादी का टाइम आता है और ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे, जब ब्रिटिशर्स यूबी ग्रुप्स की जिम्मेदारी विट्ठल माल्या को दे देते हैं। अब यूबी ग्रुप्स इंडिया में विट्ठल माल्या के अंडर में आ जाती है। विट्ठल माल्या फिर मैकडोवेल जैसी कंपनीज को एक्वायर करता है और यूबी ग्रुप्स को ग्रो करता है। बाद में विट्ठल माल्या ललिता रमाय नाम की एक लड़की से शादी करता है और 18 दिसंबर 1955 को उनका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम होता है विजय माल्या। विजय माल्या ने अपनी स्कूलिंग ST सेवियर कॉलेज कोलकाता से पूरी की और बाद में वो ग्रेजुएट होता है अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री के साथ। कॉलेज के टाइम वो अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री ले लेता है। विजय माल्या बिजनेस में जितनी भी उसकी लर्निंग्स थी उनको अपने खुद के यूबी ग्रुप्स के बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन 1977 में कुछ ऐसा होता है इंडिया में जो इंडिया की सारी लिकर इंडस्ट्रीज को कोलैप्स कर देता है। इंडियन गवर्नमेंट 1977 में इंडिया में अल्कोहल को बैन कर देती है। सारी लिकर इंडस्ट्रीज कोलैप्स होती हैं, लेकिन विट्ठल माल्या एक मास्टर मूव खेलता है। जहां एक और सारी लिकर इंडस्ट्रीज कोलैप्स के डर से अपने एसेट्स और कंपनीज को बेच रही थी, दूसरी ओर विट्ठल माल्या मास्टर मूव ये खेलता है कि वो बाकी सारी लिकर इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने लगता है। फिर जब ये बैंड हटता है तो यूबी ग्रुप्स के कंपेटिटर्स खत्म हो जाते हैं एंड यूबी ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिर विजय माल्या 1978 में किंगफिशर बियर को लॉन्च करते हैं। किंगफिशर बियर ठीक ठाक ही प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि इंडिया में बियर कंपनीज पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कुछ टाइम तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 13, 1983 में मुंबई में ताज महल पैलेस होटल में विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फादर की डेथ के बाद विजय माल्या पर यूबी ग्रुप्स की जिम्मेदारी आ जाती है। देखो, जो यूबी ग्रुप्स का मेजर प्रॉफिट था वो बियर से आ रहा था, तो विजय माल्या भी अपना सारा फोकस लिकर पर शिफ्ट कर देते हैं। विजय माल्या कुछ नई कंपनीज भी खोलते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती हैं। विजय माल्या बियर की प्रोडक्शंस में भी चेंज लाते हैं और अदर लिकर जैसे रम, ब्रांडी, विस्की और प्रीमियम स्पिरिट्स पर भी फोकस करते हैं। पहले बियर्स कांच की बोतलों में आती थी, तो वो स्टील कैंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अक्रॉस पूरे इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर देते हैं और ब्रांडिंग और पैकेजिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। इन चेंजेस की वजह से किंगफिशर, मोहन मेकिन और गोल्डन ईगल जैसी कंपनीज को 1980s में बीट करके इंडिया की टॉप सेलिंग ब्रांड बन जाती है। किसी भी ब्रांड को बड़ा करने में एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इंडिया में अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट करना बैंड है। तो विजय माल्या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और किंगफिशर सोडा वाटर और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जैसी अदर ड्रिंक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इनकी भर भर के एडवर्टाइजमेंट की जाती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, जिससे पूरे देश के कोने कोने में किंगफिशर का नाम फैलने लगता है। और कोई भी अगर किंगफिशर का नाम इमेजिन करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले किंगफिशर बियर ही आती थी। यूबी ग्रुप्स की वैल्यूएशन जो विजय माल्या के आने से पहले 40 करोड़ की थी, उसको 6000 करोड़ कर दिया। किंगफिशर को विजय माल्या ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब किंगफिशर बड़ी तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन बियर कंपनीज को अगर लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर विजय माल्या पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की कोशिश करता है एंड इसीलिए 2002 में वो कर्नाटका से एक राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ से माल्या का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में बहुत पड़ता है। उसने राज्यसभा का मेंबर बनके कुछ खास काम नहीं किया और उसकी अटेंडेंस भी बहुत पुअर थी, लेकिन इस मूव की वजह से उसकी कंपनी किंगफिशर को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर विजय माल्या को एक एयरलाइन खोलने का विचार आता है। वो बाकी लोगों से भी इसके बारे में डिस्कस करता है और सब लोग इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन विजय माल्या ने अपना मन बना लिया था। इसलिए वो 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च कर देता है विद 4 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट्स। ये एयरलाइन अपनी लग्जरी के लिए जानी जाती थी। विजय माल्या ने इस एयरलाइन को खोलने से पहले लोन लेने की कोशिश की थी, लेकिन लोन उसको नहीं मिलता है क्योंकि बैंक्स मना कर देते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से ही 400 करोड़ रुपए लगाता है। इस एयरलाइन से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन ब्रांड एस्टेब्लिश हो रहा था। फिर विजय माल्या एयरलाइंस के लिए और प्लेन्स मंगवाते हैं। विजय माल्या IDBI बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक मना कर देती है। फिर फरवरी 2007 में विजय माल्या एयर डेक्कन एयरलाइन को खरीद लेता है एंड उसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख देता है। किंगफिशर की रनिंग कॉस्ट बाकी एयरलाइन के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते थे। किंगफिशर का नाम तो बन रहा था, लेकिन किंगफिशर प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही थी। इसलिए विजय माल्या फिर 2008 में बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है। तो फिर फाइनली SBI 17 बैंकों के साथ कंसोर्टियम बनाकर लोन देता है। कुछ टाइम बाद IDBI 900 करोड़ का लोन देती है विजय माल्या को। फिर फाइनली 2008 में किंगफिशर अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करता है। फिर आता है ग्लोबल क्राइसिस, जिसमें ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन विजय माल्या अभी भी नहीं रुकता। वो और प्लेन्स मंगवाता है और IPL टीम भी खरीदता है और फिर से 2010 में वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। और फिर बाद में SBI उसको दोबारा 1600 करोड़ का लोन देती है कंसोर्टियम बनाकर, जिससे वो और प्लेन्स खरीदता है। विजय माल्या का लोन 7000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। किंगफिशर को लॉस हो रहा था और विजय माल्या ने पेट्रोल टैक्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रोक रखी थी। और लोगों को गुस्सा जब आता है जब विजय माल्या अपने बर्थडेज पार्टीज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाकर सेलिब्रेट करता है करोड़ों रुपए खर्च करके। बाहर प्रॉपर्टीज लेता है, लेकिन इससे लोगों की सैलरीज नहीं दी जा रही थी। अब यहाँ पर बैंक्स को पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बैंक्स मिलकर सब फैसला लेते हैं कि अब किंगफिशर के शेयर्स को बेचकर वो अपने पैसों को वसूलेंगे। बाद में बैंक्स ने ट्राई करा कि विजय माल्या की कंपनीज को सेल करेंगे और उससे पैसे लेंगे, लेकिन कंपनीज बिकती नहीं है। अब यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इसलिए CBI की एक मीटिंग बैठती है। फिर 16 अक्टूबर 2015 में CBI इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजती है कि किसी भी हाल में विजय माल्या देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन 24 नवंबर 2015 में इस नोटिस में एक चेंज होता है, जिसके तहत अगर विजय माल्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास वहाँ पर एयरपोर्ट पर दिखता है तो उसको रोकना नहीं है, सिर्फ उसको रोक कर पूछना है कि आप जा कहाँ रहे हो। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो 2 मार्च 2016 को अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ एक कमर्शियल फ्लाइट लेकर दिल्ली से लंदन भाग जाता है। अब सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बैंक्स के हाथ बन जाते हैं। अब विजय माल्या को इंडिया लाने का एक रास्ता है, वो है थ्रू एक्स्ट्राडिशन। लेकिन इंडिया का एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए विजय माल्या अभी भी UK में अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या विजय माल्या वापस आएगा, और क्या ये पूरी प्लानिंग थी कि विजय माल्या को इस देश से भगाया जाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि विजय माल्या ने किया क्या था। पूरी वीडियो देखी है तो थैंक्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।